नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश बैरागी जागृत इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज का जो हमारा टॉपिक है पृथ्वी और सूर्य के बीच का संबंध। दोस्तों आज का लेक्चर अति महत्वपूर्ण माना जाता है ज्योग्राफी के लिए। अगर हम देखते हैं तो आज का लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि दोस्तों अगर हम जो आज जो हम पढ़ने वाले हैं ना, ये हमें ज्योग्राफी में हर जगह काम में आने वाला है, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए कि आज जो हम पढ़ेंगे ये अति महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है, जैसा कि हमने लिखा हुआ है, पृथ्वी और सूर्य के बीच का संबंध, है ना। यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले कुछ चीजों को देखते हैं हम। जैसे पृथ्वी की अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले पृथ्वी पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, जिससे कुछ चीजों को समझना आसान हो जाएगा हमें, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखना ये जरूरी होता है कि पृथ्वी की गतियां कितने प्रकार की होती है। पृथ्वी की गतियां कितनी होती है ना। तो पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां होती हैं, याद रखना। पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। पहली होती है घूर्णन गति या दैनिक गति। घूर्णन गति या इसे कहते हैं दैनिक गति, ठीक है। और दूसरी होती है दोस्तों, पहली होती है घूर्णन गति या दैनिक गति, दूसरी होती है परिक्रमण या वार्षिक गति। क्या होती है? परिक्रमण गति या वार्षिक गति, ठीक है। अभी दोस्तों सबसे पहली बात ये होती है कि ये है क्या, ठीक है ना। तो देखते हैं घूर्णन गति की अगर मैं बात करता हूं, घूर्णन गति या दैनिक गति क्या होती है दोस्तों। क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा तो करती है, साथ में अपनी धुरी पर भी परिक्रमा करती है, अपनी धुरी पर भी घूमती है, ठीक है ना। तो दैनिक से याद आता है दिन भर की गति, यानी कि 24 घंटे में जो पृथ्वी गति करती है, पृथ्वी क्या करती है 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक परिक्रमा पूरा कर लेती है ना। यानी कि इसे मैं कहता हूं अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है। पृथ्वी क्या करती है अपने अक्ष पर एक चक्कर जिस समय में पूरा कर लेती है, उसे कहते हैं दैनिक गति या घूर्णन गति। दैनिक से दिन भर की, यानी 24 घंटे में पृथ्वी क्या करती है अपने अक्ष पर एक परिक्रमा पूरा कर लेती है, ठीक है। इसे ही कहते हैं घूर्णन या दैनिक गति, ठीक है। और फिर दूसरा होता है दोस्तों परिक्रमण, ठीक है। दूसरा होता है परिक्रमण गति। परिक्रमण क्या होता है? किसी की परिक्रमा करना, ठीक है ना, परिक्रमा करना, ठीक है। जैसे कि हम मंदिर की परिक्रमा करते हैं, या फिर गोवर्धन महाराज पर जाके हम वृंदावन में परिक्रमा करके आते हैं। क्या है? किसी चीज की परिक्रमा करना। तो पृथ्वी यहाँ किसकी परिक्रमा करती है? पृथ्वी करती है यहाँ पर किसकी परिक्रमा? सूर्य की परिक्रमा, जिसमें समय लगता है 1 वर्ष का, है ना, 365 दिन और 4 घंटे, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है? वार्षिक गति या परिक्रमण गति। दोनों गतियों में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दैनिक गति और घूर्णन गति, दूसरी होती है परिक्रमण और वार्षिक गति, ठीक है। फिर दोस्तों क्या होता है, एक घटना और होती है, कुछ चीजें हैं जिन्हें देखना जरूरी रहेगा। पृथ्वी पर एक घटना होती है जिसे कहते हैं उपसौर, ठीक है, उपसौर की घटना। अभी उपसौर क्या होता है दोस्तों? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाए, न्यूनतम यानी कि इससे ज्यादा निकट नहीं आ सकती है ना। जब क्या होगा, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या हो? न्यूनतम हो जाए, न्यूनतम हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं हम यहाँ पर? उपसौर की घटना, उपसौर, ये कहलाता है उपसौर, ठीक है। अभी ऐसी स्थिति किस दिन होती है? ये होती है दोस्तों 3 जनवरी के दिन, याद रखना। 3 जनवरी के दिन पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बिल्कुल न्यूनतम होती है। ये पेपर में सीधा हिट करके प्रश्न आता है, याद रखें। उपसौर की घटना कब होती है? 3 जनवरी के दिन होती है। यहाँ पर प्रश्न आ सकता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम, सबसे कम दूरी कब होती है? ये होती है 3 जनवरी के दिन, ठीक है। फिर देखते हैं दोस्तों, इसीलिए तो देखिए ना, जब हम 3 जनवरी को हमारे जो भारत की अगर हम बात करते हैं या फिर मध्य प्रदेश की हम जब बात कर रहे होते हैं, 3 जनवरी को हमारे यहाँ पर क्या होती है? बहुत ठंड का मौसम होता है ना। ठंड का मौसम होने के साथ ही जब भी आप क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि धूप में जाकर बैठ जाए, ठीक है। जैसे ही धूप में जाकर बैठते हैं तो 5 से 10 मिनट में हम लोग क्या होते हैं? बिल्कुल गर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। स्किन क्या होती है? गर्म होना स्टार्ट हो जाती है, जलन पड़ना स्टार्ट हो जाती है ना स्किन पर। तो हम क्या करते हैं? दोबारा छांव में पहुंच जाते हैं। क्यों भाई? सूर्य क्या है? पृथ्वी के बहुत नजदीक है। अभी 3 जनवरी के दिन नजदीक होने के कारण भले ही हमारे आसपास का एरिया कैसा है? बहुत ठंडा है, जिसके कारण हम क्या करें? धूप में जाकर बैठ गए। लेकिन सूर्य की जो किरणें होती हैं, जिनमें क्या होता है? सूर्य की किरणें बहुत ही प्रभावशाली होती है, ठीक है ना। जिसके कारण क्या होता है? जब आप धूप में जाकर बैठते हैं
तो बहुत ही जल्द वो किरणें हमें चुभना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये कब घटना होती है? 3 जनवरी के दिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है। ठीक है, ये घटना कहलाती है उपसौर। इसके विपरीत एक होती है दोस्तों अपसौर। अपसौर, तो अपसौर की घटना कब होना चाहिए भाई? 3 जनवरी को तो क्या हुआ है? उपसौर की घटना हुई है। इसके विपरीत अगर मैं देखता हूं, अपसौर की घटना होती है 4 जुलाई के दिन। 4 जुलाई, याद रखें, 3 जनवरी और बिल्कुल ठीक 6 महीने बाद, यानी कि ठीक 6 महीने बाद क्या होता है? 4 जुलाई के दिन क्या होगा? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या होगी? न्यूनतम ना होकर अधिकतम हो जाती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी क्या है? बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसे हम कह सकते हैं अधिकतम। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम हो जाना क्या कहलाएगा? अपसौर कहलाता है। ऐसी स्थिति दोस्तों होती है 4 जुलाई के दिन। याद रखें, 4 जुलाई ठीक 6 महीने बाद अपसौर की घटना होती है। ठीक है, अपसौर क्या कहलाता है? अपसौर, ये उपसौर था, यहां पर अपसौर क्या कहलाएगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम हो जाती है, यानी इससे ज्यादा नहीं हो सकती है ना। अधिकतम मतलब क्या होता है? मैक्सिमम डिस्टेंस हो चुका है, अब इससे ज्यादा दूर नहीं हो सकती। अब क्या होगा? फिर 6 महीने के लिए धीरे धीरे पास आना स्टार्ट होगा। फिर 6 महीने बाद क्या होगा? 3 जनवरी को सबसे पास आ गए दोनों, पृथ्वी और सूर्य। इसके बाद क्या होगा? 4 जुलाई तक ये मैक्सिमम डिस्टेंस तय कर लेंगे, दूर पहुंच जाती है। ठीक है, फिर देखते हैं दोस्तों, 2 बातें और आती हैं। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। गतियां पृथ्वी की 2 होती हैं, घूर्णन गति, दैनिक गति, और कौन सी होती है? परिक्रमण या वार्षिक गति। इसके बाद में हमने देखा है उपसौर की घटना जो 3 जनवरी को होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, और 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होती है। ठीक है, अभी 2 बातें फिर आती है पृथ्वी के बारे में। एक देखते हैं हम अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं, ठीक है, एक होती है अक्षांश रेखाएं और एक होती है देशांतर रेखाएं। ठीक है, देशांतर रेखा, 2 चीजें आती हैं, पहली अक्षांश रेखा, दूसरी देशांतर रेखा। दोस्तों होता क्या है? ये मान लीजिए पृथ्वी है हमारी, ठीक है, पृथ्वी, थोड़ा सा सही बना देते हैं, हमारी पृथ्वी है चूंकि, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, ये कहलाती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अभी अक्षांश होते क्या है ना? पृथ्वी पर जो आड़ी लाइनें होती हैं, ये सारी लाइनें क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये क्या है? अक्षांश रेखाएं। क्लियर है? ये लाइनें कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। लिख देते हैं हम यहां पर अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और देशांतर क्या होती है दोस्तों? ध्रुव से निकलती हैं, है ना, और एक ही बिंदु से निकलती है। सबसे मजे की बात ये होती है, एक ही बिंदु से निकलेंगी, ये कहलाएंगी पृथ्वी पर देशांतर रेखाएं। ठीक है, देशांतर, इन्हें कह देते हैं हम देशांतर रेखाएं। ठीक है, अभी दोस्तों क्या है, एक अक्षांश देशांतर पर पूरा वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाऊंगा, उसमें मजा आ जाएगा आपको। ठीक है ना, अक्षांश और देशांतर का क्या महत्व होता है। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या देख रहे हैं कि ये अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं ये वाली होती हैं इस टाइप से, और देशांतर रेखाएं ये वाली होती हैं। ठीक है, ये देशांतर रेखा होती हैं, यानी आड़ी रेखाएं अक्षांश रेखाएं, और खड़ी रेखाएं जो होती हैं पृथ्वी पर, ये होती है कौन सी? देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद में अगर बात करते हैं हम अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बाद में, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। मैं बता रहा हूं आपको, इसके बाद में जो वीडियो अगर मैं आपको दूंगा बहुत जल्दी, तो वो दूंगा एक अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण होती है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। और सबसे मजे की बात ये होती है, ज्योग्राफी जब आप पढ़ते हैं तो बिना अक्षांश देशांतर रेखाओं के तो आप पढ़ भी नहीं पाते, सही है ना। तो इन्हें जानना तो अति महत्वपूर्ण रहेगा ही रहेगा। ठीक है, फिर दोस्तों अगर हम देखें एक चीज और पृथ्वी के बारे में, ठीक है, तो ये हमारी पृथ्वी होती है। ठीक है, अभी मैंने बताया ये होती है कौन सी रेखाएं? अक्षांश रेखाएं। ये हम कह देते हैं 0 डिग्री। ठीक है, ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, ठीक है, और इसी को कहा जाता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, याद रखें, भूमध्य रेखा तो नाम रख दिया गया, बाद बाकी ज्योग्राफिकल नाम है इसका विषुवत रेखा। इक्वेटर लाइन कहलाती है ना। ये दो गोलार्धों में पृथ्वी को बांट देती है। अभी बांटती कुछ नहीं दोस्तों, ये क्या होती है? काल्पनिक रेखाएं होती है ना। इनका प्रभाव होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, है ना। जैसे भोजन को आप देख सकते हैं, चख सकते हैं, सब कुछ है, लेकिन स्वाद क्या होता है? स्वाद को आप देख नहीं सकते ना, स्वाद को तो महसूस किया जा सकता है। भोजन की बात अलग है, भोजन को हम देख पा रहे हैं ना, लेकिन स्वाद अलग है।
हवा, हवा को आप देख कर सकते हैं ना, हवा को केवल हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये कुछ काल्पनिक लाइन होती है, ठीक है ना, जिनका प्रभाव बहुत अधिक होता है, पूरी पृथ्वी पर इनका प्रभाव बहुत अधिक होता है, ठीक है ना। तो ये कौन सी रेखा हो गई, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश पर है ये, ठीक है। इस अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश से अगर हम 23.5 डिग्री ऊपर, 23 सही 1/2 डिग्री ऊपर, यानी कि ये कौन सा गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध, और ये हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध। तो 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, यहां पर दो लाइनें होती हैं जिन्हें हम कहते हैं, ये हो जाती है आपकी कर्क रेखा। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। और यहां पर 23.5 डिग्री नीचे ये होती है आपकी कौन सी रेखा, मकर रेखा, याद रखें, ठीक है। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे, ये दो लाइनें फिर आ जाती हैं जो कहलाती हैं भूमध्य कर्क रेखा और मकर रेखा। अभी ये भी दिखाई नहीं देंगी, ठीक है ना, ये भी क्या है, काल्पनिक रेखाएं, लेकिन इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। अभी देखते हैं, प्रभाव भी देख लेते हैं, चलिए हम, है ना। तो होता क्या है दोस्तों, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये बात क्लियर है बिल्कुल। अब ये घटना होती है जिसे नाम दिया जाता है कर्क संक्रांति का, ठीक है। एक घटना होती है जिसे नाम दिया जाता है कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति, ठीक है ना। ये वो संक्रांति नहीं दोस्तों जिससे हम लड्डू खाते हैं, लड्डू वाली संक्रांति बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। ये ज्योग्राफी की घटना है जिसे नाम दिया गया है कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति कब होती है, ये होती है 21 जून को। कर्क संक्रांति कब होती है, याद रखें 21 जून। ये पूरा का पूरा डायरेक्ट हिट करके क्वेश्चन पूछता है, ये मान लीजिए, ठीक है ना। सीधा सीधा आता है प्रश्न के पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति कब होती है, क्योंकि कर्क रेखा कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में, मकर रेखा कहां पर है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो कर्क संक्रांति कहां होगी, उत्तरी गोलार्ध में होगी ना, है ना, और मकर संक्रांति होगी दक्षिणी गोलार्ध में। तो कर्क संक्रांति किस दिन होती है दोस्तों, ये होती है 21 जून के दिन। अब ये होती क्या है, ये देखिए भाई, होता क्या है कि जो सूर्य है, ठीक है, सूर्य जो है 21 जून के दिन, 21 जून के दिन क्या होता है, कर्क रेखा पर लंबवत होता है, याद रखें, है ना। एक और तरीके से हम देख लेते हैं, ये छोटा डायग्राम और बनाकर, यहां पर हम कह रहे हैं इस रेखा को कर्क रेखा, ठीक है। 21 जून के दिन सूर्य क्या होता है, कर्क रेखा पर फोकस करता है, कर्क रेखा पर लंबवत होगा, ठीक है। ये हो गई आपकी कर्क रेखा, कर्क रेखा। और ये यहां पर हम एक और बना देते हैं मकर रेखा, मकर रेखा, है ना। जब आप सोचिए सूर्य कहां है, कर्क रेखा पर आ जाता है, सूर्य कहां है, लंबवत है अभी कर्क रेखा पर 21 जून के दिन, ठीक है ना। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होना चाहिए, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रभुत्व कम होना चाहिए, है ना। नहीं कह सकते ये नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होगा, सूर्य निश्चित रूप से सूर्य वहां भी होगा, लेकिन सूर्य का प्रभाव बहुत कम होगा, ठीक है। तो 21 जून को सूर्य क्या होता है, कर्क रेखा पर लंबवत होता है, जिसके कारण क्या होता है, मकर रेखा पर इसका प्रभाव कम होगा। अभी जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होगा, यानी कि कर्क रेखा पर जब उस समय बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर आ जाता है, ठीक है ना, तो यहां क्या होगा, यहां दिन की अवधि बढ़ जाती है ना। यहां पर क्या होगा, 21 जून के दिन, 21 जून को दिन जो है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक है, सबसे बड़ा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध का। अभी आप सोचिए ना, सूर्य जब सबसे ज्यादा समय पर उत्तरी गोलार्ध में कहां पर है, कर्क रेखा पर है, तो जहां सूर्य होगा वहां पर दिन की अवधि बढ़ेगी, है ना। तो 21 जून को हमारे यहाँ पर दिन बहुत बड़ा होता है। अभी जब दिन बड़ा होगा तो रात क्या होगी, उसी दिन हमारे यहाँ पर रात छोटी होगी। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध पर क्या होगा, रात छोटी होगी, ठीक है। एक ही दिन में दो घटना होती है उत्तरी गोलार्ध पर। दो घटना कौन कौन सी, कि उत्तरी गोलार्ध पर 21 जून को दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी, दिन बड़ा रात छोटी, ठीक है, क्योंकि सूर्य का यहाँ पर है, ठीक है। अब इसके विपरीत देखते हैं हम, इसके विपरीत मकर रेखा पर भी तो बात करें 21 जून की, है ना। तो ये तो कर्क रेखा, अच्छा मकर रेखा पर क्या होगा, मकर रेखा पर या फिर दक्षिणी गोलार्ध भी कह देता हूं मैं, दक्षिणी गोलार्ध पर, ठीक है,
सबसे छोटा दिन होगा, दिन सबसे छोटा होगा। अभी क्यों होगा भाई, सूर्य जब यहां पर सबसे अधिक समय के लिए है तो यहां पर दिन क्या हो जाता है, छोटा। अगर दिन छोटा होगा तो रातें स्वाभाविक है कि रातें बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो इस दिन क्या होगा, 21 जून को ही दक्षिणी गोलार्ध पर दिन सबसे छोटा होगा, है ना। और रात जो है सबसे बड़ी होगी, रात सबसे बड़ी होगी। क्लियर है, दो चीजों पर ध्यान रखें। 21 जून की घटना है, कर्क रेखा पर बात कर रहे हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो दिन बड़ा रात छोटी, क्योंकि सूर्य है, सूर्य होगा तो दिन बड़ा होगा ही होगा, और दिन अगर बड़ा हो चुका है तो उस दिन की रात तो छोटी होना तय है, ठीक है। लेकिन मकर रेखा पर बात करें तो सूर्य यहां पर है, तो मकर रेखा पर सूर्य नहीं है, है ना। सूर्य का प्रभाव कम रहेगा, जब सूर्य का प्रभाव कम रहेगा तो यहां पर क्या है, दिन बहुत छोटा और विपरीत में रात बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो इस घटना को कहा जाता है कर्क संक्रांति। इस घटना को क्या कहते हैं, कर्क संक्रांति कहते हैं। ये कब होती है, 21 जून के दिन होती है, ठीक है। इसके विपरीत अगर देखें हम मकर संक्रांति, ठीक है। इसके विपरीत एक संक्रांति और होती है मकर संक्रांति, ठीक है। अभी 21 जून को हुई थी सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत, ठीक है, 21 जून। अभी ठीक 6 महीने बाद यानी कि 22 दिसंबर की घटना, ठीक है। तो 6 महीने बाद ठीक यानी कि 22 दिसंबर को क्या होगा, 22 दिसंबर को सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत ना होकर अब धीरे धीरे चलेगा ना। 21 जून के बाद क्या होगा, सूर्य अब और ऊपर नहीं जाएगा, कर्क रेखा के बाद में धीरे धीरे रिटर्न आएगा और कहां तक पहुंचेगा, मकर रेखा पर पहुंचता है, ठीक है। और मकर रेखा पर फोकस करेगा, मकर रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि इस दिन, ठीक है। जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत हो जाता है, सूर्य क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में पहुंचेगा। दक्षिणी गोलार्ध में भी कहां पर, मकर रेखा पर, है ना। यहां पर जब आएगा तो ये कर्क रेखा की हाल क्या होगा, कर्क रेखा पर सूर्य बहुत कम समय के लिए आएगा, सूर्य इन द सेंस सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना। यानी कि यहां पर क्या होगा, 22 दिसंबर के दिन सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक है। सूर्य जिस गोलार्ध में पहुंचता है वहां दिन बढ़ जाता है और रात छोटी हो जाती है, ठीक है। तो अभी सूर्य जब 22 दिसंबर को कहां आ चुका है, मकर रेखा पर आ चुका है। जब सूर्य मकर रेखा पर आ जाएगा तो यहां पर दिन की अवधि बढ़ जाएगी, तो हम लिख देते हैं दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा, ठीक है। दिन बड़ा होगा तो क्या होगा, इस दिन यहां पर जब भाई दिन बड़ा हो चुका है तो रात बहुत कम होगी, ठीक है ना। दिन बहुत बड़ा हो चुका है तो रात बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो सबसे छोटी रात होगी, सबसे छोटी रात होगी, ठीक है। ये कहां पर होगी, दक्षिणी गोलार्ध पर ही है, ठीक है। ये 22 दिसंबर की घटना दक्षिणी गोलार्ध की हो चुकी है। अभी उत्तरी गोलार्ध के क्या हाल है भाई, 22 दिसंबर के दिन देखते हैं। तो जब उत्तरी गोलार्ध की बात करें, उत्तरी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन होगा, ठीक है। अब दिन सबसे छोटा क्यों है, सूर्य जब यहां पर है तो दिन तो बड़ा यहां हो जाता है ना, और रात छोटी हो जाएगी, दिन बड़ा तो रात छोटी। अभी यहां पर सूर्य का प्रभाव बहुत कम है, सूर्य का प्रभाव कम होने के कारण दिन की अवधि कम हो जाती है। तो यहां पर क्या होगा, 22 दिसंबर को हमारे यहां पर दिन बहुत ही छोटा होता है। भाई क्या होता है, सूर्य उदय भी बहुत लेट होता है और सूर्य अस्त बहुत जल्दी हो जाता है, 5, साढ़े 5, 6 बजे तक सूर्य अस्त हो जाता है हमारे यहाँ पर, है ना, उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर के दिन, ठीक है। ठंड का मौसम भी रहता है, तो उत्तरी गोलार्ध पर सबसे छोटा दिन होगा और रात क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, रात सबसे बड़ी होगी, ठीक है। ये दोनों घटना कब होंगी, दक्षिणी गोलार्ध पर तो दिन बड़ा होगा, रात छोटी, 22 दिसंबर के दिन। और अगर मैं बात करता हूं उत्तरी गोलार्ध पर क्या होगा, सबसे छोटा दिन होगा और रात बड़ी हो जाती है। इस घटना को कहा जाता है मकर संक्रांति, याद रखें, इस घटना को कहते हैं मकर संक्रांति। क्लियर रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों एक बात और आती है, अभी सूर्य जो है जब 21 जून पर कर्क रेखा पर था तो धीरे धीरे यहां से मूव करता कहां पहुंचा, 22 दिसंबर के दिन मकर रेखा पर, ठीक है। फिर 22 दिसंबर के बाद धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट करेगा, कहां पर, 21 जून को कर्क रेखा पर पहुंच जाता है। लेकिन बात यह आती है, इस पूरे एक वर्ष में
भाई 6 महीने में यहां से आता है, 6 महीने में यहां से आजाद पहुंच जाता है। यानी कि साल भर में एक रेखा, ये वाली जो हमारी रेखा है, कौन सी, भूमध्य रेखा, एक साल में सूर्य जो हमारा है भूमध्य रेखा को कितनी बार पार कर जाता है, 2 बार पार करता है। याद रखें, सूर्य जो है जब मकर रेखा से कर्क रेखा पर जाता है तो भी भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा को पार करके जाता है, और अगले 6 महीने बाद यानी कि यहां से फिर जब धीरे नीचे की ओर चलता है मकर रेखा की ओर, तो फिर से किसको पार करके जाता है, फिर से भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को पार करके जाता है। यानी कि साल भर में 2 दिन ऐसे रहेंगे जब सूर्य क्या रहेगा, मकर रेखा पर भी लंबवत होगा। ये दिन होते हैं दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर। याद रखें कौन कौन से दिन, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर। ठीक, अभी क्या होगा, 21 मार्च 23 सितंबर, ये यहां पर क्या है, सूर्य 2 बार भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा से होकर गुजर रहा है। इन्हें नाम भी दिया गया है। 21 मार्च को कहा जाता है, 21 मार्च को कहा जाता है वसंत विषुवत। याद रखें, वसंत विषुवत। ठीक है, और 23 सितंबर को कहते हैं शरद विषुवत, शरद विषुवत। ठीक है, तो याद रखना 21 मार्च को कहते हैं वसंत विषुवत, क्योंकि 21 मार्च को क्या होगा, सूर्य जब यहां से 22 दिसंबर के बाद में मूव करेगा कर्क रेखा की ओर, तो यहां पर 21 मार्च पर है ना, 21 मार्च। ठीक है, 21 मार्च यहां पर मिलेगा सूर्य। ठीक, अभी निकला है सूर्य हमारे यहां से। ठीक है, फिर क्या होगा, जब लौट के इधर से फिर से इस तरफ आएगा मकर रेखा की ओर, यानी कि 23 सितंबर को फिर इस रेखा को पार करेगा। साल भर में 2 बार इस रेखा को पार करता है। इस दिन के लिए क्या महत्वपूर्ण बात है, अभी बात आती है, सर ये बता रहे हैं इसका क्या महत्व क्या है। भाई एक बात बताइए, जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होगा, जिस दिन सूर्य भूमध्य रेखा पर होगा उस दिन क्या होगा, उस दिन ना तो बड़ा दिन यहाँ का ना छोटा दिन यहाँ का, यानी कि दिन और रात की अवधि दोनों गोलार्धों में समान होंगी। याद रखें, यहां पर क्या होगा, दिन व रातें समान होंगी। ठीक है, दिन व रातें नहीं कह सकते रात, क्योंकि एक ही दिन घटना होती है, साल भर में 2 दिन तो होती है ना, सही है ना, 21 मार्च 23 सितंबर। ठीक है, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। और मजे की बात है, किसी एक गोलार्ध में नहीं होती है ना, किसी एक गोलार्ध में नहीं होती है, दोनों गोलार्धों की स्थिति यही होती है। ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी पर। ठीक, चलिए फिर देखते हैं दोस्तों। अभी जब आप एक बात बताएं, सूर्य जब भूमध्य रेखा से 2 बार गुजरेगा तो भूमध्य रेखा पर क्या होगा इसका प्रभाव। ठीक है, सूर्य जहां पहुंचेगा वहां क्या करेगा, वहां तापमान को बढ़ाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएगा, सही है ना। तो यहां तो ये भाई साहब, सूर्य भाई साहब यहां जाते हैं, फिर मकर रेखा, फिर कर्क रेखा, फिर मकर रेखा, यानी कि साल भर में 2 बार इस स्थिति से गुजरते हुए जाते हैं। ठीक है ना, जिसके कारण क्या होता है, यहां पर कौन सा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बनता है, भूमध्य रेखा के आसपास के जितने भी देश होते हैं दोस्तों, यहां पर अति गर्मी होती है। ठीक है, यहां पर क्या होती है, अति गर्मी होती है। क्यों होती है, क्योंकि सूर्य 2 बार कर्क रेखा से, एक बार कर्क रेखा पर जाता है, फिर मकर रेखा पर, साल भर में 2 बार भूमध्य रेखा से गुजरता है, जिसके कारण क्या होता है, यहां पर गर्मी अति से ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए तो इनको एक और अलग तरीके से भी हम देखते हैं, अभी फिलहाल इसको हटा देते हैं। ठीक है ना, तो जब सूर्य कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर मूव करेगा, यानी कि भूमध्य रेखा पर साल भर में 2 बार निकलेगा, तो क्या होगा भाई, क्या होता है, इन्हें नाम दिया गया है। इस अब जो हम पढ़ते हैं, इसे एक चीज और देख लेते हैं, कटिबंध। कटिबंध क्या होती है, यानी कि ये कहलाते हैं जॉन। कटिबंध यानी जॉन होते हैं। जो पृथ्वी पर 2 गोलार्ध है, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, तो गोलार्धों को ताप के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। याद रखें, गोलार्धों को, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को ताप के आधार पर कुछ भागों में बांटा गया है। इन्हीं भागों को कटिबंध यानी जोन कहते हैं। याद रखें, ठीक है, ताप के आधार पर गोलार्ध को कुछ भागों में बांटा गया है, इन भागों को कहा जाता है कटिबंध या गोलार्ध। ठीक है, देखते हैं, आइए। तो फिर पृथ्वी अपनी है, दोबारा सही बनाना पड़ेगी, है ना। चलिए
तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या हम कह देते हैं ये हो गई हमारी भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश पर। अब क्या होगा भाई, सबसे पहला कटिबंध अगर हम देखेंगे, यहां पर सबसे पहला कटिबंध देखेंगे तो ये होता है उष्ण कटिबंध। याद रखें क्या होता है, उष्ण कटिबंध। पहला कटिबंध होता है उष्ण कटिबंध। ठीक है, इसे कहा जाता है ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, उष्ण कटिबंध यानी कि ट्रॉपिकल जोन। इंग्लिश नाम भी इनके महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। क्या होता है, एग्जाम में जब हिंदी के ऑप्शन में कुछ आपको मिस्टेक समझ में आती है तो आपको सलाह दी जाती है कि आप इंग्लिश के ऑप्शन पर राइट आंसर से काम चला सकते हैं। ठीक है ना, इंग्लिश के ऑप्शन माने रहते हैं, फिर वहां पर सही माने जाते हैं। ठीक है, तो कुछ इंग्लिश नाम भी आपको आवश्यक होता है जानना। ठीक है, तो उष्ण कटिबंध यानी ट्रॉपिकल जोन, ये क्या होते हैं दोस्तों, भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में और 30 डिग्री नीचे यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। ये क्षेत्र कहलाता है 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। ये क्षेत्र कहलाता है उष्ण कटिबंधीय। क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंध। याद रखें, उष्ण कटिबंध क्यों कहलाता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य 2 बार कर्क रेखा और मकर रेखा पर जाता है ना साल भर में। जब मकर रेखा से कर्क रेखा पर जाएगा तो भूमध्य रेखा से होकर गुजरेगा, और फिर कर्क रेखा से मकर रेखा पर आएगा तो भी कहां से निकलेगा, विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा से ही निकलेगा। जिसके कारण क्या होता है, भूमध्य रेखा के जो आसपास का जो एरिया रहता है ये अति ज्यादा गर्म रहता है। तो ये क्या रहेगा, यहां पर क्या होगा, सदैव यह एरिया, यह क्षेत्र सदैव गर्म रहेगा। ठीक है, यह क्षेत्र क्या होगा, गर्मी वाला क्षेत्र कहलाएगा, सदैव गर्म रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि सूर्य क्या कर रहा है, यहां पर 2 बार होकर गुजरता है। ठीक है ना, कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर जाता है साल भर में 2 बार। जब एक किसी जगह से निकलेगा तो ये क्षेत्र कैसा हो जाएगा, गर्म हो जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध। याद रखें, उष्ण कटिबंध ये सदैव गर्म रहता है। फिर देखते हैं दूसरा कटिबंध होता है उपोष्ण कटिबंध। दूसरा कौन सा होता है, उपोष्ण कटिबंध। ठीक है, उपोष्ण कटिबंध जिसे कहते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, सब ट्रॉपिकल जोन। ये क्या होता है, 30 डिग्री से 45 डिग्री, 30 डिग्री से 45 डिग्री ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध और 45 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक का ये एरिया होता है। यह कहलाता है कौन सा, उपोष्ण कटिबंध का एरिया। याद रखें, यह कहलाता है उपोष्ण कटिबंध एरिया यानी कि सब ट्रॉपिकल जोन। भाई यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, सूर्य का प्रभाव यहां पर इतना अधिक नहीं होता। ठीक है ना, जिसके कारण ये क्या होता है, ये एरिया में कुछ महीने बहुत गर्मी भी होती है और कुछ महीने ताप कम भी रहता है। कुछ महीने ताप अधिक है ना, कुछ महीने ताप अधिक रहेगा। ठीक है, अधिक व कुछ महीने ताप कम रहेगा। ठीक है, ये हमारे भारत की स्थिति यही है दोस्तों, है ना। भारत की स्थिति क्या होती है, उपोष्ण कटिबंध होती है, सब ट्रॉपिकल जोन एक तरीके से। यानी कि भारत में अगर हम बात करते हैं, साल भर में कुछ महीने में गर्मी होती है और कुछ महीने में हमारे यहाँ पर ठंड का मौसम होता है, यानी तापमान कम भी होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अगला कटिबंध होता है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण तीसरा कटिबंध होता है शीतोष्ण कटिबंध होता है तीसरा। ठीक है ना, शीतोष्ण कटिबंध होता है, इसे कहते हैं टेम्परेट जोन। ठीक है, ये 45 डिग्री ऊपर और 45 से 66 यानी कि 45 से 66 डिग्री ऊपर और 66 डिग्री नीचे। ठीक है, याद रखेंगे 45 से ये 66 डिग्री तक ऊपर और 66 डिग्री नीचे। भाई भूमध्य रेखा यानी कि हम नहीं कहते थे 2 भागों में बांट देना, बिल्कुल ईमानदारी से बांटती, समान भागों में बांटती। ठीक है ना, 45 से 66 ऊपर, 45 से 66 नीचे। ठीक है, कोई भी गड़बड़ी नहीं चलेगी भाई। ठीक है ना, चलिए
तो ये क्या होता है शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर क्या होता है शीतोष्ण कटिबंध पर, यहाँ पर सूर्य की जो रेखाएं होती हैं, सूर्य की रेखाएं हमेशा तिरछी आती हैं। याद रखें सूर्य की रेखाएं कैसी आएंगी, तिरछी आती हैं, यानी कि सूर्य की रेखाएं लंबवत नहीं होती। याद रखें इस क्षेत्र में सूर्य कभी भी लंबवत प्रकाश में सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, जिसके कारण क्या हुआ यहाँ पर ऑलमोस्ट ठंडे प्रदेश रहते हैं। ये कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा। ठीक है, तो मैं कह देता हूं यह हमेशा ठंडा क्षेत्र रहेगा, ठंडा क्षेत्र। ठीक है, ठंडा क्षेत्र बना रहेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहां पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं आती है बल्कि तिरछी किरणें आती हैं यहां पर। ठीक है, फिर देखते हैं दोस्तों अगला होता है ध्रुवीय कटिबंध। ध्रुवीय कटिबंध 66 से, ये ध्रुवीय कटिबंध कहां से कहां तक होता है, 66 से 90 डिग्री, 66 से 90 डिग्री ऊपर और 66 से 90 डिग्री नीचे, 66 से 90 डिग्री ऊपर और 66 से 90 डिग्री नीचे। ठीक है, ये कहलाएगा ध्रुवीय कटिबंध चौथा। ठीक है, चौथा कटिबंध होता है ध्रुवीय कटिबंध, है ना, कटिबंध। इसे कहते हैं पोलर जोन। याद रखेंगे क्या होता है ये, पोलर जोन, पोलर जोन, पोलर जोन। ठीक है, 66 से 90 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 66 से 90 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध का एरिया कहलाता है ध्रुवीय कटिबंध। यहां पर क्या होता है दोस्तों, सूर्य की किरणें बहुत कम मात्रा में आती है। बहुत कम मात्रा में आने के कारण क्या होगा, यहां पर क्या होगा, बर्फ जमा रहेगा। बर्फ, ध्रुवों पर क्या है, बर्फ है। ठीक है, तो यहां पर क्या रहेगा, बर्फ रहता है। यहां तो अति से ज्यादा ठंड रहती है। ठीक है ना, क्योंकि सूर्य की किरणें या तो तिरछी भी नहीं आ रही है, बहुत ही कम प्रकाश आता है सूर्य का, जिसके कारण क्या होता है, यहां पर प्रकाश कम आने के कारण क्या रहेगा, यहां पर बर्फ जमी रहती है। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं दोस्तों, इसके बाद में एक चीज और देख लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं, तो एक होती है मानक समय रेखा, मानक समय रेखा। ठीक है, मानक समय रेखा। ठीक है, ये होती है 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। नाम याद रखें, ढेरों बार एग्जाम में आया, भर भर के क्वेश्चन आए। मानक समय रेखा क्या है, 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को ही मानक समय रेखा कहा जाता है। ठीक है, ये क्या होती है, मानक समय रेखा होती है। ठीक है, अभी क्या होता है, सभी जो देश रहते हैं एक समय का निर्धारण कहां से करते हैं, तो मैक्सिमम जो मानक समय रेखा होती है ये 24 जोनों में विभक्त होती है। याद रखें 24 जोनों में विभक्त होती है। भारत में मानक समय की बात करते हैं तो भारत का मानक समय लिया जाता है उत्तर प्रदेश यानी यूपी में कहां से, इलाहाबाद से, है ना, यूपी में इलाहाबाद से लिया जाता है। ठीक है, और इलाहाबाद से भी कहां से लिया जाता है, ये भी याद रखें, इलाहाबाद में भी लिया जाता है मिर्जापुर जिला, मिर्जापुर जिला। याद रखें इलाहाबाद के मिर्जापुर जिले से। ठीक है, और हमारे जो भारत का जो मानक समय है मिर्जापुर, है ना, इलाहाबाद का मिर्जापुर जिले में जो मानक समय रेखा निकलती है इसमें, और लंदन से निकलने वाली ग्रीनविच की मानक समय रेखा, लंदन ग्रीनविच से जो मानक समय रेखा निकलती है इसमें 5.5 घंटे का अंतर होता है। याद रखें कितना होता है, 5.5 घंटे का अंतर होता है। ठीक है, चलिए तो फिर एक और रेखा होती है दोस्तों जिसे कहते हैं हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, तिथि रेखा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा ये क्या होती है दोस्तों, ये होती है 180 डिग्री देशांतर रेखा, 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा कैसी होंगी, खड़ी रेखा है। ठीक है, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, ताकि दोस्तों दुनिया के किसी भी देश में तिथि यानी कि डेट में कोई भ्रम ना हो जाए, जिसका निर्धारण क्या करती है, 180 डिग्री देशांतर रेखा से तिथि का मापन किया जाता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आशा करता हूं आज की क्लास आपको काफी पसंद आई होगी। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों वीडियोस को फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि इसी प्रकार से और कुछ मजेदार क्लासेस आप लोगों के लिए मैं रेगुलरली लाता रहूंगा। ठीक है ना,
और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और बहुत जल्द दोस्तों आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए हम कुछ कोर्सेज लेकर आने वाले हैं, उन कोर्सेज का लाभ अवश्य उठाएं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।